सरकार ने अपने मज़मूम मकासद को पूरा करने के लिए कश्मीर को बंद किया हुआ है, कश्मीरी अवाम के ऊपर मज़ालिम ढाए हुए हैं, उसकी हम भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। और इस सिलसिले में अपने कश्मीरी भाई बहनों के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर आज वज़ीर आला हाउस में एक वॉक मुनक्किद की गई थी, जिसके अंदर वज़ीर आला सिंध, पाक फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारे, ब्यूरोक्रेसी और वज़रा ने शिरकत की और एक बार फिर इस बात का अयादा किया कि इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दूसरी जो कोरोना वायरस के हवाले से सिचुएशन है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करनी है कि आज सुबह के अखबारों में अगर आप नज़र डालें, जो लेटेस्ट पोजीशन है कोरोना वायरस की, वो ये है कि 9% पॉजिटिविटी तनासुब पाकिस्तान भर में पहुंच गया है। जो लोग कह रहे थे कि नहीं हमने चीज़ों को अंडर कंट्रोल रखा हुआ है, सिंध हुकूमत जल्दबाजी में फैसला कर रही है, सिंध हुकूमत गलत फैसले कर रही है, आज मैं उनसे सवाल पूछना चाहूँगा कि वो बात जो हम एक हफ्ते पहले कर रहे थे कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, सिचुएशन बड़ी तशवीशनाक है, अगर बर वक्त फैसले ना किए तो ये किसी वक्त भी जो डेल्टा वेरिएंट है ये आग की तरह फैल सकता है। हमारी बातों का मजाक उड़ाया गया, हमारी बातों के ऊपर तनकीद की गई। मैं आज उन तनकीद करने वालों से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि 9% जो पॉजिटिविटी का तनासुब है, क्या इत्मीनान बख्श है? अभी भी आप यही कहेंगे कि सिंध हुकूमत ने जो फैसले किए थे वो गलत थे? पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान में, और ये 9% का जो मैं तनासुब बता रहा हूँ, ये पिछले कई महीनों में एक बहुत बड़ा नंबर है। पिछले 24 घंटों में 60 अफराद पाकिस्तान में अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं। ये NCOC के फिगर्स हैं। ये नंबर्स आपको बार बार बता रहे हैं कि सिचुएशन कितनी तशवीशनाक है, सिचुएशन कितनी ख़तरनाक है। अगर हमने बर वक्त फैसले नहीं किए, अगर हमने आज जिम्मेदार तरीके से अपना काम नहीं किया, मैं एक बार फिर उन लोगों को कहना चाहूँगा जिनका काम सिर्फ तनकीद करना है, जिनका काम सिर्फ मनफी सियासत करना है, जिनका काम सिंध के हवाले से कोई चाइना कटिंग का मंसूबा करना है, सियासी चाइना कटिंग, मैं समझता हूँ उनको कोविड के इशू को प्रायोरिटी देनी चाहिए। उनकी सारी पॉलिसी इस वक्त जो है, सारी हिकमत अमली अपनी कौम, अपनी आवाम को इस वायरस से बचाने के हवाले से होनी चाहिए। सिंध हुकूमत अपनी आवाम को, अपने बसने वाले शहरियों को इस वबा से बचाने के लिए मुतहर्रिक अंदाज से काम कर रही है, प्रोएक्टिव अंदाज से काम कर रही है, और वैक्सीनेशन के अमल को यकीनी बनाने के लिए हम सिंध भर में और वैक्सीनेशन सेंटर्स खोल रहे हैं ताकि एक आम आदमी को वैक्सीन लगवाने में कोई दिक्कत महसूस ना हो और वो आसानी से वैक्सीन लगवा सके। अच्छी खबर यह है कि पिछले 24 घंटों में सूबाई सिंध में 2,90,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। 4 अगस्त को सूबाई सिंध में 2,90,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। ये सबसे बड़ा फिगर है। आप सब जानते हैं कि आज से 6-7 रोज पहले लोग वैक्सीन के ऊपर इतने कंफर्टेबल नहीं थे,
وہ ویکسین لگوانے کے لیے نہیں جا رہے تھے اور ڈیلی یومیہ کوئی 50-60 ہزار لوگ ویکسین لگواتے تھے، وہ نمبر 50,000 سے بڑھا کے 6 گنا ان 6 روز میں ہم نے تقریباً 3 لاکھ تک پہنچایا ہے۔ یہ شو کرتا ہے کہ سندھ حکومت صرف لاک ڈاؤن، صرف بندشوں، صرف سختی کے اوپر فوکس نہیں کر رہی ہے۔ سندھ حکومت لوگوں کو احساس تحفظ فراہم کرنے کے لیے میڈیکل ایکسپرٹس کی ایڈوائس کے مطابق ویکسینیشن کے عمل کو یقینی بنا رہی ہے۔ اور مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ کراچی شہر میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 1.5 لاکھ افراد نے ویکسین لگوائی ہے۔ 1.5 لاکھ ہمارے 7 ضلعوں میں۔ ضلع جنوبی میں سب سے زیادہ لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے، ایسٹ میں لگوائی گئی ہے، سینٹرل، اور یہ نمبر انشاءاللہ جیسے میں نے کل گزارش کی تھی کہ نمبر 2.5 لاکھ کراس کرے گا، نہ صرف 2.5 لاکھ کو کراس کیا بلکہ 2,90,000 پہ پہنچا، اور ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ کہ ہم اس کو 3 لاکھ کراس کریں گے آج۔ ہم یہ نمبرز کیوں ایکسیڈ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے جگہ جگہ ویکسینیشن سینٹرز کو اسٹیبلش کر دیا ہے۔ کل کراچی شہر میں جیسا کہ میں نے پہلے اعلان کیا تھا، ہمارے جو موبائل ہاسپٹلز ہیں، جو موبائل وینز ہیں، ان کو ایکٹیویٹ کیا گیا اور کراچی کے مختلف مقامات پر ان وینز کو موو کیا گیا تاکہ لوگ اپنی نیبرہڈ میں بیٹھ کے آسانی سے ویکسین لگوا سکیں۔ اور میں نے خود کل انچولی کا وزٹ کیا جہاں پر وہ موبائل وین کام کر رہی تھی۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 3 مقامات پر یہ موبائل وین کام کر رہی ہے، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں 2 مقامات پر کام کر رہی ہے، ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں 2 مقامات پر یہ وین کام کر رہی ہے۔ تقریباً کوئی 12 موبائل وینز ہیں جو کہ کراچی میں اس وقت فنکشن کر رہی ہیں، اور اس کے مثبت اثرات آ رہے ہیں کہ آپ نے کراچی شہر کے اندر 1.5 لاکھ کا ٹارگٹ اچیو کیا۔ میں سندھ میں بسنے والے تمام شہریوں کا شکر گزار ہوں، میں تمام انتظامیہ کا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، اپنے ہیلتھ پروفیشنلز کا شکر گزار ہوں کہ کس طریقے سے وہ محنت کرے، اور میں میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے چینلز پہ لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لوگوں کو کنونس کر رہی ہے کہ آپ اپنے گھروں سے نکلیے، ماسک پہنیے اور ویکسینیٹ کرائیے۔ میں کراچی کے علاوہ آپ کو سانگھر کی مثال دینا چاہوں گا۔ ڈیلی 11-12 ہزار افراد کا سانگھر کے اندر ویکسینیشن ہو رہی ہے، عمر کوٹ میں ہو رہی ہے، میرپور خاص میں ہو رہی ہے، حیدرآباد میں ہو رہی ہے۔ سندھ کے ہر ضلع میں اس وقت ویکسینیشن ہو رہی ہے، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا 1.5 لاکھ کراچی نے ٹچ کیا اور تقریباً 1,40,000 اندرون سندھ کے باقی ضلعوں نے ٹچ کیا، اور ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ اس نمبر کو 3 لاکھ سے کراس کر کے ہم اور مزید بڑھائیں گے۔ اس کام کے لیے ہمیں میڈیا کے تعاون کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو لوگوں کو کنونس کرنے کا پروسیس ہے اس کو جاری و ساری رکھیں۔ ایک عام آدمی کی مدد چاہیے کہ وہ لوگوں کو قائل کرے کہ حکومت ویکسین آپ کو پرووائڈ کری ہے، جگہ جگہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کی حتی الامکان کوشش ہو رہی ہے۔ کچھ جگہوں پہ پرابلم آ رہی ہے لیکن ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اگلے 2-3 روز میں مزید اس کے اندر بہتری آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں ویکسینیشن کے نمبر بڑھ رہے ہیں، جہاں کرونا وائرس کی جنگ میں پازیٹیوٹی ریشو بڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی اس ملک میں جس طرح بڑھ رہی ہے، اس وقت ایک عام آدمی پریشان ہے کہ وہ کس طریقے سے کرونا وائرس کا بھی مقابلہ کرے، اور یہ جو عوام دشمن پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس کی غلط پالیسیز کی وجہ سے جو اس وقت مہنگائی ہو رہی ہے اس کو کیسے فیس کرے۔ بہت سارے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، میں ایک فگر کوٹ کرنا چاہوں گا کہ 1.4% جو ایسینشل آئٹمز ہیں نا آپ کے فوڈ آئٹمز، اس میں پچھلے 1 ماہ میں یعنی کہ جون کے مقابلے میں جولائی میں 1.4% اضافہ ہوا ہے۔ 1.4% ایسینشل آئٹم یعنی کہ جو غریب آدمی، ایک عام آدمی روٹی، چاول، دہی، دودھ،
एक आम आदमी, मजदूर, किसान, मीडिया वर्कर, तमाम लोगों को जो चीज़ हिट करती है उसमें इजाफा हुआ है। आप सब जानते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर कीमतों को, जो सब्सिडी थी उसको ख़त्म किया जा रहा है और कीमतों को बढ़ाया जा रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले एक माह में तकरीबन कोई 7.5 से 8 रुपए शायद पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। और मैं बार बार कहता हूँ ये कि अगर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा तो दाल भी महंगी होगी, दूध भी महंगा होगा, चावल भी महंगा होगा, रोटी भी महंगी होगी। और इसी वजह से आपको नजर आता है, क्योंकि आप देखते हैं ना कि बार बार वफाकी तर्जुमान कहते हैं कि कीमतों को कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सूबों की है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, यहां तो इन लोगों की हुकूमत है। क्यों कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही? कीमतें इसलिए कंट्रोल नहीं हो रही कि आप जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, गैस की कीमत बढ़ाएंगे, मिट्टी की तेल की कीमत बढ़ाएंगे, एलपीजी की कीमत बढ़ाएंगे, तो उसका जो एंड रिजल्ट है वो आपकी जो एसेंशियल आइटम्स हैं उसके ऊपर भी आएगा। और बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में आप ये तो कहते हैं कि कराची में कीमतें कंट्रोल नहीं होती, इसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। इस्लामाबाद में अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? अगर लाहौर के अंदर कीमतें बढ़ रही हैं, पेशावर में, क्वेटा में बढ़ रही हैं, मुल्तान में बढ़ रही हैं, फैसलाबाद में बढ़ रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? वजीर आजम साहब जो करोड़ों रुपए की गाड़ी में बैठ के किसी अपने कैमरामैन के साथ इस्लामाबाद की दुकानों का विजिट करते हैं, इसकी भी तारीख में आपको मिसाल नहीं मिलती कि एक आम आदमी की मुश्किल का अंदाजा वो इंपोर्टेड गाड़ी में बैठ के अपनी वीडियो बनवाते हुए वो अंदाजा लगा लेते हैं कि आम आदमी इस वक्त मुतमईन है। वजीर आजम साहब, अगर आप सड़क पर निकलें, राजा बाजार जाएं, अपारा मार्केट जाएं, तो आपको अंदाजा होगा कि एक आम आदमी को क्या मुश्किलात दरपेश हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ आपकी प्रायोरिटी इस महंगाई के जिन को काबू करना नहीं है। आपकी प्रायोरिटी आज भी सिंध को काबू करना है। आज भी जो अपने मंसूबे आप लोग बनाते हैं, उस मंसूबों का महवर यही होता है कि किस तरीके से हम सिंध के ऊपर काबिज हो जाएं। और सिंध पर कब्जा करने के लिए वो लोग जो कि माजी में सिलेक्टेड थे, जिनको सिंध की आवाम ने बारहा रिजेक्ट किया और वो अब रिजेक्टेड हैं, और रिजेक्शन की वजह से वो डिजेक्टेड थे, यानी कि माजी के सिलेक्टेड, बाद में रिजेक्टेड और अब डिजेक्टेड, उन लोगों के साथ आप बैठ के सिंध के लिए मंसूबे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम साहब, अगर आपको मीटिंग करनी है तो आवाम को रिलीफ देने के लिए मीटिंग करें। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को आपको मीटिंग करनी है। आप कहते हैं ना मुझे गरीब आदमी का बड़ा एहसास है, पीटीआई वाले कहते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, आपको गरीब आदमी को रिलीफ देनी है? जो 8 साढ़े 8 रुपये आपने पेट्रोल की कीमतों में पिछले एक माह में इजाफा किया है, उन कीमतों में इजाफे को आप ख़त्म कर दें, एक महीने पहले की पोजीशन पर ले आएँ, आप महंगाई को कंट्रोल करने में थोड़ा कामयाब हो पाएंगे, गरीब आदमी को रिलीफ देने में थोड़ा सा कामयाब हो पाएंगे। लेकिन इस बारे में कोई मीटिंग नहीं होती, इस बारे में कोई बातचीत नहीं होती। अफसोस, सद अफसोस। जी कोई सवाल जवाब है तो बताइए। ये बताइएगा साहब कि आपने कहा कि सिंध हुकूमत को काबू करने का, सिंध हुकूमत जिन है जिसको काबू करने की कोशिश की जा रही, और दूसरी बात ये कि वजीर आजम उन लोगों को जिनको आपने रिजेक्टेड कहा और आप रिजेक्टेड हो गए, उनके साथ बैठकर वजीर आजम कह रहा है कि सिंध में मंशियात के खिलाफ ऑपरेशन मरकज करेगा। क्या जुए के अड्डे पर वजीर आजम छापे मरवाएगा? अच्छा, शायद पीटीआई को एक्सपर्टीज है मंशियात के हवाले से,
शायद वो जानते हैं चीज़ों को ज़्यादा, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि मंशियात को माजी में इन्होंने किस तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया था। आपको याद होगा कि नून लीग के एक लीडर को गिरफ्तार किया और इल्ज़ाम लगाया मंशियात के हवाले से, और बड़ी कस्में खाई गई, बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन आखिर में अदालत के अंदर कुछ साबित नहीं हुआ और उस शख्स को पाबंद सलासल रखने के बाद आपने आखिर में अदालत ने उसको छोड़ा। तो आप क्यों बार बार इस तरह की साजिशें करने की कोशिश करते हैं? क्यों? आपको नज़र नहीं आता कि इस्लामाबाद में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं उसको हम तो सूबा सिंध में कंट्रोल कर रहे हैं। आपको नज़र नहीं आता इस्लामाबाद में, आपके इस्लामाबाद में जहां आपकी डायरेक्ट हुकूमत है, वहां पर नूर के साथ क्या होता है? किस तरह की बेईमाना कार्रवाई कर दी जाती है? क्या वजीर आजम को नहीं पता कि कल रहीम यार खान में क्या हुआ है? क्या वजीर आजम को नहीं पता कि पिछले दिनों डेरा गाजी खान के कच्चे के डाकुओं ने क्या किया था? खुदारा हुकूमत को आईनी अंदाज में चलाएं, आहनी अंदाज में ना चलाएं। हुकूमत आईने पाकिस्तान इख्तियारात को बड़ा क्लियरली मेंशन करता है कि वफाक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सूबे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सूबे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप सोच रहे हैं कि जिस तरह माजी में आपने नैब के जरिए और FIA के जरिए यहां पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है 3 सालों में और आप नाकाम हुए, आपने देखा कि उस विक्टिमाइजेशन ने ना सिंध के लीडरान की और ना सिंध के अवाम के हौसले ख़त्म कर पाई, तब आपने कहा कि मैं नैब के साथ FIA के साथ ANF को भी इस्तेमाल करूंगा इस काम के लिए। वजीर आजम साहब, आपको मीटिंग करनी है तो लोगों को रिलीफ देने के हवाले से मीटिंग करें। आपको मीटिंग करनी है तो कराची की आवाम से जो आपने वादा किया था 162 अरब रुपए का और बाद में 1100 अरब रुपए का, उसके हवाले से बताइए कि कब वो तमाम चीज़ें होने जा रही हैं। क्योंकि अभी तक जो आप इफ्तिताह कर रहे हैं वो तो माजी की हुकूमतों के स्टार्ट किए हुए मंसूबों का कर रहे हैं, और अगले भी कुछ दिन में जो इफ्तिताह करेंगे वो भी वही इफ्तिताह होंगे जो कि माजी की हुकूमतों ने स्टार्ट किए थे। अच्छा, आपने जिक्र किया महंगाई हो गई है, विफाकी हुकूमत तो कहती है कि मुल्क में सबसे ज़्यादा कारों की फरोख्त हुई है, आम आदमी बड़ा खुशहाल है, सारी कारें जो आम आदमी खरीदा है, महंगाई है कहाँ पर? पाकिस्तान का मजदूर अब गाड़ी खरीद रहा है, पाकिस्तान का किसान अब गाड़ी खरीद रहा है, क्या पाकिस्तान का मीडिया वर्कर अब गाड़ी खरीद रहा है? अगर गाड़ियां कोई खरीद रहा है तो वो ATM जो हैं इन लोगों की, वहीं पैसे की रेल फेल है जो इतनी ये लोग माशाल्लाह अरबों रुपए की टीके लगाते हैं पाकिस्तान की मईशत को, जिसका नुकसान एक आम आदमी को होता है। वजीर आजम साहब, आपको लोग मिसगाइड करते हैं। जनरल मुशर्रफ भी इसी तरह की बात करते थे कि मेरे दौर में इतनी गाड़ियां बिक गई, इतनी मोटर बाइक्स बिक गई, कितनी खुशहाली आ गई। ये बैरोमीटर नहीं होता, ये बेंचमार्क नहीं होता, बल्कि माजी की हुकूमतें जब स्टॉक एक्सचेंज की भी मिसाल देती थी ना, तो आप लोग कहते थे कि स्टॉक एक्सचेंज बैरोमीटर नहीं होता। मैं आपको कहूँगा प्लीज़ चले जाइए F6 F7 की मार्केट, आपारा मार्केट चले जाइए, राजा बाज़ार चले जाइए, कराची आ जाइए, लियाकताबाद चले जाइए। आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त पाकिस्तान के आम आदमी आपकी पैदा करदा महंगाई में पिसे हुए हैं। जो इस्तेहसाल एक गरीब आदमी के साथ, मिडिल क्लास के साथ आपके दौरे हुकूमत में, आपके इख्तदार में हो रहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और बजाय इसके कि आप उनको रिलीफ दें, आप कहते हैं गाड़ियां महंगी हो रही। मैं तो ये सवाल पूछना चाहूँगा, पेट्रोल आपने इतना महंगा कर दिया है, उस गाड़ी में लोग पेट्रोल कैसे डलवाएंगे?
वो गरीब आदमी मोटर बाइक में पेट्रोल कैसे डलवाएगा? तो ज़रा खुदा का वास्ता है, अपनी बातों में तो एहसास है, अपने ऐलानात में तो एहसास है, अपने काम, अपनी काविशों में, अपने इक़दामात में एहसास पैदा कीजिए। नहीं तो ये शो कर रहा है ना कि एफआईए को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो शो कर रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हरकत के लिए तमाम चीज़ें कर रहे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन सियासी यतीमों को वज़ीर आज़म हाउस बुलाएं, उनको चाय पिलाएं। अरबाब गुलाम रहीम साहब जो कि थर के एक ज़माने में बादशाह कहलाए जाते थे, वो 2013 में हारे, 2018 में हारे, फिर 2020 में उमरकोट का रुख किया उन्होंने और उमरकोट से इलेक्शन लड़ने की कोशिश की। इलेक्शन लड़ा उन्होंने, क्या हुआ? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों हार गए ना। तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहता ना, हमारे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग कह रहे हैं कि जी कराची को कोरोना की वजह से आफत ज़दा डिक्लेयर कर दिया जाए, तो क्यों ना वज़ीर आज़म ये ऐलान कर दें। बड़ा एहसास है उनको, लोगों का बड़ा एहसास है, मेरे कराची का उनको, हमारे कराची वालों का, तो कर दें आफत ज़दा डिक्लेयर। वज़ीर आज़म वो आदमी है, जब सैलाब आया था ना सूबा सिंध में, जब उमरकोट मीरपुर खास डूबा हुआ था, तो वज़ीर आज़म ने तो वहाँ का रुख नहीं किया। लेकिन मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों से पूछना चाहूँगा, माजी में तो आप बार बार हुकूमत छोड़ देते थे, पेट्रोल की कीमत बढ़ी और आपने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। तो यहाँ तो पेट्रोल की कीमतों में एक बार नहीं कई बार इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने कराची के हवाले से कई वादे किए, उस पर यू टर्न ले लिया। सेंसस के ऊपर आपकी बात नहीं सुनी गई वफाक ने, हमने तो, आप अपने मुकदमे से हट गए, हम पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत उस मुकदमे के साथ खड़ी रही और आज भी खड़ी है। सेंसस के ऊपर आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए। लेकिन हाँ चलें, कल परसों आपने ऐलान किया है कि कराची के टैक्स को माफ़ कर दिया जाए। हमारे ताजिर भी बार बार आके कहते हैं, सनतकार भी कहते हैं। तो चलें, वफाकी हुकूमत को आप कहें ना कि भाई टैक्स माफ़ करो कराची के, वरना हम हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करते हैं। लेकिन नहीं, ऐसी बात आपको होते हुए नज़र नहीं आएगी। मैं सुबह सॉलिड वेस्ट के हवाले से मीटिंग करके आया हूँ और इस मामले को, ये जो आज अखबार में ख़बर भी छपी है, इसको मैंने उनके सामने इस इशू को रेज़ किया है। मैंने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में प्रॉब्लम है और आप सब इस बात की तायीद करेंगे, आप खुद सेंट्रल के रहने वाले हैं, कि जो माजी में सिचुएशन थी उससे बहुत बेहतर सिचुएशन मौजूद थी। कल भी मैंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक जगह का विज़िट किया जहाँ पर कचरा होता था, आलाइशें होती थी। कल हम गए और मीडिया आपको दिखा सकता है वो वीडियोस कि बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी जगह, उसको अब ग्रीन बेल्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो हाँ, प्रॉब्लम्स कुछ हैं, लेकिन उन तमाम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए जिस तरीके से हुकूमती इदारों को काम करने की ज़रूरत है वो काम किया जा रहा है। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती होती है, ये एक सियासी मामला है, कानून के मुताबिक किया जाता है, तो इंशाल्लाह उसको सियासी अंदाज से, इंतज़ामी अंदाज से हल कर लिया जाएगा।
نہیں میں تھوڑا سا اسے ڈسگری کروں گا. دیکھیں دن میں اگر 3 لاکھ افراد کو ویکسین لگ رہی ہے ایک بہت بڑا نمبر ہے یہ. اور اگر کراچی شہر میں 1.5 لاکھ افراد کو ایک دن میں ویکسین لگ رہی ہے اس کو مینیج کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ہاں 1.5 لاکھ افراد کو ویکسین لگ رہی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہر جگہ کو ڈیلی ویکسین ایلوکیٹ کی جاتی ہے بیکاز ویکسین کو سٹور کرنے کا بھی ایک میکنزم ہوتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ویکسین خراب ہو, ویکسین ضائع ہو. اب ویکسین لیٹ سے آپ کو یہ ویکسین کی 100 خوراکیں ملی اور آپ کے پاس 200 بندے آ گئے وہ ویکسین لگوانے کے لیے, تو 100 ہی لگ پائیں گی نا آپ کو. یہ پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے تو ہم کوشش کر رہے ہیں
YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।